हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास की बुक का सेकंड चैप्टर जो वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम एवं जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या टॉपिक है। पौधे और मानव जीवन पर भौतिक पर्यावरण के जिस तत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो क्लाइमेट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, प्लांट और मानव या मनुष्य पर भौतिक रूप से सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ता है, तो उसका राइट आंसर होगा जलवायु। क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, मौसम भी हो सकता है, जलवायु भी हो सकते हैं या वायुमंडल कारक हो सकते हैं। तो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है जलवायु प्रमुख कारक है। जलवायु और मौसम हमारे भौतिक पर्यावरण के गतिशील रूप है और मानव जीवन के लगभग प्रत्येक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। सही बात है ये भी। मनुष्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, व्यापार या मानसिक स्वास्थ्य, सभ्यता भी जलवायु से प्रभावित होती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खाना पीना आदि में जो अंतर परिलक्षित होता है उनका मूल कारण क्या होता है, जलवायु ही होता है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसका कहने का मतलब जलवायु सभी कारकों को प्रभावित करती है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानवेत्ता यानी क्लाइमेटोलॉजिस्ट और पाश्चात्य विचारक कैंडियू ने जलवायु महत्व के विषय में कहा। मतलब कैंडियू वैज्ञानिक ने जलवायु की परिभाषा के बारे में क्या कहा, जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, जीवन को नियंत्रित करने वाले सभी तत्वों में आधारभूत या सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो क्वेश्चन आंसर होगा इसका जलवायु। ये किसने परिभाषा दी, कैंडियू नामक वैज्ञानिक ने ये बताया। पौधे की प्रत्येक वृद्धि अवस्था प्रचलित मौसम परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होती है। प्रत्येक फसल इष्टतम मौसम परिस्थितियों में अपनी संपूर्ण उपज क्षमता दर्शाती है। यह एक सर्वप्रथम तथ्य है कि फसलों पर लगने वाले रोग, कीटों का प्रकोप प्रचलित मौसम से संबंधित होता है। अतः फसलों की वृद्धि, उपज पर मौसम के विभिन्न मापदंडों के प्रभाव की जानकारी सफलतम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। मतलब सभी प्लांट के लिए या सभी जलवायु के लिए या सभी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए मौसम एंड जलवायु इम्पोर्टेंट तत्व है। मौसम या वेदर सामान्यतः वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था मौसम कहलाती है। मतलब जलवायु की या वायुमंडल की लघुत्तम अवस्था ही मौसम कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तात्क्षणिक अवस्था को किसके लिए यूज किया गया था, तो मौसम के लिए यूज किया गया था। सौर ऊर्जा के वितरण में विभिन्नताओं में साम्य स्थापित करने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मौसम का निर्माण होता है। अतः मौसम वायुमंडल की दैनिक अवस्था है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वायुमंडल की दैनिक अवस्था क्या है, मौसम है। और ऊष्मा, नमी, वायु गति की अवस्थाओं में लघु अवधि परिवर्तन से संबंधित है। किसी क्षेत्र विशेष में नियम समय पर वायुमंडल की अवस्था जो तापमान, दाब, हवा, नमी, बादलों की स्थिति, वर्षण तथा दक्षता में वायुमंडल के लघु अवधि परिवर्तन को सूचित करती है, तो मौसम कहलाती है। मौसम अत्यंत परिवर्तनशील अवस्था है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लघुत्तम अवस्था मौसम कहलाती है, दीर्घतम अवस्था जलवायु कहलाती है, मौसम परिवर्तनशील अवस्था है। यह निरंतर बदलता रहता है, कभी कभी प्रत्येक घंटे या कभी कभी प्रत्येक दिन या कभी कभी महीने में भी बदल सकता है। और जलवायु 31 साल में एक बार परिवर्तन होता है।
प्रसिद्ध जलवायु विशेषज्ञ त्रिवार्था के अनुसार सुना मौसम की परिभाषा क्या है? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं तथा तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा की योग को मौसम कहा जाता है। सामान्य से अच्छा, साफ, धुंधला, मेघयुक्त, बरसाती, उजला अथवा तूफानी मौसम जैसे शब्दों से व्यक्त किया जाता है मौसम को। क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, त्रिवार्था के अनुसार मौसम की या वेदर की क्या परिभाषा है? किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को या तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा के योग को मौसम कहा जाता है। अब आता है एग्रो मीटेरियोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान यह मौसम विज्ञान की शाखा है जिसमें पौधों, पशुओं, भौतिक पर्यावरण से संबंधित अवशेष किया जाता है, जैसे फसलों, घास आ गई, वृक्ष आ गए, पशु आ गए, कीट आ गए, रोग आ गए, वायुमंडल के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित विज्ञान को ही कृषि मौसम विज्ञान कहा जाता है। मतलब प्लांट आ गई, मनुष्य आ गए और भौतिक संबंधी या पर्यावरण के संबंधित अवशेष, कीट, रोग, ये सभी आ गए तो कृषि मौसम विज्ञान कहा जाता है। एग्रो मीटेरियोलॉजी कहा जाता है, जो कौन सी भाषा से है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। जलवायु या क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से क्लाइमा से हुई है। क्लाइमा की स्पेलिंग देख लेना, ये इम्पोर्टेंट बात है। CLIME क्लाइमा सामान्य दो शब्दों यानी जल प्लस वायु के समावेश से बना। जल का तात्पर्य वायुमंडलीय आर्द्रता, वर्षा से है और वायु का तात्पर्य है वायु की गति, दिशा, तापक्रम आदि अवस्थाओं का वायु से संबंधित है या संबंध है। अतः किसी भी स्थान की जल या वायु की सामूहिक स्थिति जलवायु है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जल प्लस वायु, जल में क्या आता है? आर्द्रता, वर्षा और वायु में गति, दिशा, तापमान आता है। अतः त्रिवार्था के अनुसार जलवायु परिभाषा क्या है? दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामायिकरण ये जलवायु कहलाता है। त्रिवार्था के अनुसार ये डेफिनेशन है। अन्य शब्दों में दीर्घ अवधि में वृहद क्षेत्र के मौसम के समग्रता को जलवायु कहते हैं। जलवायु शब्द किसी क्षेत्र के औसत मौसम को इंगित करता है तथा इसमें औसत से सामान्य विचलन और चरम परिस्थितियों का समावेश भी रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समयांतराल या कई दशक के दौरान किसी क्षेत्र विशेष की सांख्यिकीय मौसम सूचनाओं के कुल योग को जलवायु कहा जाता है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि जलवायु विज्ञान में वायुमंडल दशाओं की प्रादेशिक वितरण का विश्लेषण किया जाता है। जलवायु का निर्माण कुछ दिनों, कुछ वर्षों का योग नहीं बल्कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित कृषि मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु के लिए 31 वर्षों की अवधि मौसम के औसत को उपयुक्त समझा। मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु के लिए 31 वर्षों की अवधि बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ अब ये जलवायु कितने साल बाद परिवर्तन होता है? तो 31 साल बाद चेंज होता है। इससे स्पष्ट होता है कि जलवायु अनेक वर्षों से औसत मौसम को प्रकट करती है। जिस प्रकार कई वर्ष विशेष में बीकानेर, जैसलमेर में अधिक वर्षा होने पर वहाँ की जलवायु तो शुष्क ही कहलाएगी, परंतु अवधि मौसम को जरूर आर्द्र कह सकते हैं। मौसम को जरूर आर्द्र कहा जा सकता है और जलवायु तो शुष्क ही रहेगी वहाँ की। एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी यानी कृषि जलवायु विज्ञान तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। वह विज्ञान जिसमें कृषि से प्रत्येक प्रासंगिकता रखने वाले जलवायु विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, कृषि जलवायु कहलाती है। इसमें मृदा, वायुमंडल, पादवर्दी के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है।
मतलब मृदा का अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन तथा प्लांट के सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलवायुीय व्यवस्थाओं का कृषि उत्पादन के साथ संबंध का निरीक्षण किया जाता है। जलवायु एवं मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता, एटमॉस्फेयर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब, विंड यानी हवा, वर्षण, बादल, ये 7 तत्व हैं जो मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला सौर विकिरण, तापमान, वायुमंडल आर्द्रता, वायुमंडल दाब, वायु, वर्षण और बादल। चलो देखते हैं कौन कौन से कैसे तत्व प्रभावित करते हैं। सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन मौसम एवं जलवायु कैसे प्रभावित करते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाले लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त की जाती है। वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती हैं। विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आतपतन या सूर्य ताप कहते हैं। मतलब सूर्य से पृथ्वी पर जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको आतपतन या सूर्य ताप या आइसोलेशन कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पन, मृदा, वायु, गर्म होना आदि प्रक्रियाएं भी इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। पहला देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं पौधों द्वारा सहन कर ली जाती है तथा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती है, इनकी वृद्धि रुक जाती है। ये बीज अंकुरण एवं इनसे प्रभावित विकास को भी प्रभावित करती है। बीज अंकुरण को तथा डेवलपमेंट यानी विकास को भी प्रभावित करती है प्रकाश की गुणवत्ता। अनाज वाले पौधों में फूटान यानी टीलेज के निर्माण, पत्तियों का आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होता है। प्रकाश की लाल किरणें प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती है यानी सर्वाधिक प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है या प्रोन्नत करती है। क्वेश्चन यही आएगा, प्रकाश की कौन सी किरण सर्वाधिक अंकुरण को प्रोन्नत करती है? तो वहां पर राइट आंसर होगा रेड किरण नहीं यानी लाल किरण। तथा दीर्घीकरण को रोकती है। हरी तथा नीली विकिरण बीज अंकुरण क्रिया को अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब रुकावट पैदा करती है। कौन? हरा रंग तथा नीला रंग। और दीर्घीकरण को बढ़ाती है। कौन सी किरण? हरा और नीला रंग। आगे देखते हैं अधिकतम प्रकाश तीव्रता, जहां पर पौधे की श्वसन दर, प्लांट के श्वसन दर तथा प्रकाश संश्लेषण दर समान होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाता है। अधिकतम तापमान पर वह बिंदु भी अधिक हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पौधे की श्वसन दर तथा प्रकाश संश्लेषण दर समान होती है तो क्या कहलाती है? प्रकाश क्षतिपूर्ति कहलाती है। अब आगे हैं प्रकाश की अवधि। फसल विकास की प्रक्रिया जैसे परागण, उत्पादन दर, पुष्पन, फलन आदि की लंबी या प्रकाश अवधि से भी प्रभावित होती है। दिन की प्रकाश अवधि फोटोप्रिज्म तथा रात में प्रकाश की अवधि कई फसलें जैसे पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। पौधे की दिन के प्रकाश या अवधि के प्रति अनुक्रिया को प्रतिदीप्तकालिकता कहते हैं। इस प्रकार इसको 4 भागों में बांटा गया प्रकाश की अवधि के आधार पर। पहला बांटा गया लघु दिवस या अल्प प्रकाशक्षेपी पौधे जिसे शॉर्ट डे प्लांट कहा जाता है। पौधे में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश और रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई आवश्यकता होती है, जिसे क्रांति दिवस अवधि कहते हैं। मतलब ये कहना चाहता है
पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश तथा रात के अंधकार की विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है, उसे क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। लघु दिवस पौधे वे होते हैं जिनमें पुष्पन की प्रक्रिया शुरू के लिए दिन की अवधि 10 घंटे से कम की आवश्यकता होती है। अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पौधे की काई की वृद्धि अधिक होने लगती है। पुष्पन का समय स्थानीय हो जाता है। अधिकांश उष्णकटिबंधीय प्लांट आते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट डे में कौन से प्लांट आते हैं, तो उष्णकटिबंधीय प्लांट आते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, लघु दिवसीय पौधे आते हैं। अब आता है दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाश से भी पौधे, लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे पौधे जो पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने की तुलनात्मक रूप से दीर्घ अवधि 14 से अधिक की आवश्यकता होती है। इस पौधे को भी जब कम प्रकाश अवधि वाले दिन मिलते हैं तो पुष्पन स्तरीय व काई की वृद्धि अधिक होने लगती है। इसमें मुख्यतः शीतकटिबंधीय यानी सर्दियों के प्लांट आते हैं। जैसे गेहूँ आ गया, जौ आ गया, जई, आलू, चुकंदर आदि आ गए। मध्यम कालिक पौधे, इंटरमीडिएट डे प्लांट, इंटरमीडिएटल प्लांट। इसमें पुष्पन के लिए 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। जिसमें मुख्यतः इसमें आता है एक ही आता है ओनली गन्ना, ध्यान रखना ये चीज। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता, बहुत बार आया हुआ है कोयम्बटूर में। और गन्ने के पुष्पन की क्रिया एलोविंग कहलाती है और एलो पुष्प कहलाता है। डे न्यूट्रल प्लांट, दिवस निष्ठ वायु पौधे। कुछ पौधे में पुष्पन की क्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित होती है, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। पहला कपास आ गया, सूरजमुखी आ गया, टमाटर आ गया, मटर, धान आदि इसमें आते हैं। धान की किस्म है IR8 और वैसे धान आता है शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है।